हेलो एवरीवन, वेलकम टू @लर्न विद गरिमा सिंह यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो यहाँ पर मैं आपसे बात करने आई हूँ अबाउट रीजनिंग सिलेबस कि किस तरीके से हम रीजनिंग के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे कि हमें 50 आउट ऑफ 50 यहाँ पर स्कोर मिल जाए। तो इसके लिए हम कुछ स्टेप्स को सबसे पहले यहाँ पे फॉलो करेंगे। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई भी सब्जेक्ट्स का आप पेपर दे रहे हो या कोई भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो बेसिकली, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक का क्या वेटेज है। तो सबसे पहले आपको वेटेज जानना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि टॉपिक्स अगर मैं बात करूँ तो एनालॉगी का वेटेज कितना होता है, 2 से 3 इससे क्वेश्चन आते हैं। क्लासिफिकेशन से भी 2 से 3 आते हैं, सीरीज से 1 से 2, कोडिंग डिकोडिंग के 2-3 आते हैं, ब्लड रिलेशन के 1, सिलोगिज्म के 1, पजल 1 आता है, वेन डायग्राम 1 से 2 पूछा जाता है आपसे। नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस कितने आते हैं, 3 से 4। अब नॉन वर्बल रीजनिंग में कुछ ऐसे 9 टॉपिक्स हैं जिस टोटल को पढ़ने के बाद आपको 3 से 4 जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं। ऑर्डर एंड रैंकिंग के 1 आते हैं, क्लॉक एंड कैलेंडर के भी 1 आते हैं, डायरेक्शन डिस्टेंस से 1 आते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट से 1 आते हैं। बाकी जो मिसलेनियस है उससे आपको 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। तो अब आपको टॉपिक और टॉपिक के हिसाब से आपको वेटेज पता चल गया। जब आपको ये पता चल जाएगा फिर आपको क्या करना है, इसी के हिसाब से आपको रीजनिंग को पढ़ना है। तो रीजनिंग को पढ़ने के लिए सबसे बढ़िया सोर्स क्या होता है, कहाँ से आप पढ़ सकते हो? तो देखिए, आप सोर्स कोई भी चूज करो, मैटर नहीं करता है। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे एजुकेटर हैं जिन्होंने फ्री में आपको रीजनिंग के टॉपिक्स को पढ़ा रखा है। तो आपका सबसे पहला काम क्या होना चाहिए कि रीजनिंग के पूरे सिलेबस को आपको कंप्लीट करना है। कैसे करेंगे आप कंप्लीट? तो कंप्लीट करने के लिए आपको वीडियो देखना है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम में आपको क्या करना है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, वीडियो देखना है और वीडियो के साथ साथ प्रैक्टिस करना है, क्योंकि रीजनिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर रीजनिंग के क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। जब आपने देख लिया, वीडियोस देख लिए यूट्यूब चैनल पे, फिर आप क्या करोगे, कोई भी प्रैक्टिस की बुक ले सकते हो। जैसे आप देखो, राकेश यादव की बुक ले सकते हो, किरण प्रकाश की बुक ले सकते हो, या आप पेरेकल भी ले सकते हो 6th एडिशन। तीनों में से कोई भी बुक आप खरीद सकते हो, प्रेफर कर सकते हो रीजनिंग को प्रैक्टिस करने के लिए। अब आपको क्या करना है, आपका सिलेबस तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपने सारे चैप्टर्स को वीडियो वगैरह देख के प्रैक्टिस कर लिया। अब रैंडम कोई भी चैप्टर उठाओ, कैलेंडर आप उठा लो। ठीक है, अब कैलेंडर के क्वेश्चन सॉल्व करो, जो प्रैक्टिस बुक है आपके पास। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं कि उन्होंने सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया लेकिन वो क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। रीजन, क्योंकि उनका बेस यहाँ पर स्ट्रांग नहीं होता है। सीधी सी बात है, अगर आपने कैलेंडर का क्वेश्चन देखा, कैलेंडर का क्वेश्चंस देखते ही आपको ये दिमाग में आ रहा है कि मैंने ये क्वेश्चंस देखा तो है, मैंने इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व तो किया है, मैंने वीडियो तो देखा है, बट बन नहीं रहा है। अब बन भी जाता है, 3-4 मिनट में आप आराम से बना लेते हो, लेकिन आपको यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका एसएससी एग्जाम होता है पूरा टाइम का गेम होता है। तो अब आप 3-4 मिनट एक क्वेश्चन को तो नहीं दे सकते हो, राइट? तो अब जैसे आपने कैलेंडर का क्वेश्चन देखा, आपको याद ही नहीं आ रहा, तो इसका सीधा सिंपल सा ये मतलब होता है कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर क्यों नहीं है? क्योंकि आपने वीडियो तो देख लिया है लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं की है। अब आपको क्या करना है, आपने वीडियो तो ऑलरेडी देख रखी है, तो अब आपको वापस से वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या करोगे, कैलेंडर के क्वेश्चंस उठाना और आप कम से कम 20, 25, 30 कैलेंडर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको लॉजिक्स वगैरह ऑटोमेटिक आपको सारे के सारे किस तरीके से कैलेंडर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं आसानी से यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करना है। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, सिमिलरली आपको सारे टॉपिक्स के लिए सेम प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कर लिया, अब आप सोते उठते कभी भी इस तरीके के क्वेश्चंस देखोगे तो आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि किस तरीके का लॉजिक इसमें लगता है। हो गया। अब आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है। जब आप मॉक टेस्ट देते हो ना तो आप देखोगे कि टाइमर चलता रहता है, क्योंकि 60 मिनट का आपका प्रीलिम्स होता है। प्री का पेपर तो 60 मिनट है, और ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ रीजनिंग है, इसके अलावा भी 3 सब्जेक्ट्स और है, और 60 मिनट आपको दिए हुए हैं। रीजनिंग में क्वेश्चंस कितने आते हैं, 25 क्वेश्चंस होते हैं। अब आपको 50 में 50 लाने हैं, लेकिन आपको यहाँ पर ये चीज ध्यान देनी है कि आपको 30 मिनट नहीं लेना है रीजनिंग के लिए। आप समझ रहे हो, यहाँ पे आपको 18 से 20 मिनट के अंदर रीजनिंग के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। अगर आप 18 से 20 मिनट के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप रीजनिंग में अच्छे मार्क्स ला सको, क्योंकि रीजनिंग इतना स्कोरिंग है, यहाँ पर गलती के चांस बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो आप आसानी से 45 प्लस मार्क्स ला सकते हो। तो आप जब मॉक टेस्ट दोगे तो पहली बात तो आपको पैनिक नहीं होना है कि भैया मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। आपको क्या करना है, कामली क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो और पढ़ने के बाद देखो कि ये क्वेश्चन आपसे
सॉल्व हो रहा है कि नहीं बिना कॉपी पेन उठाए। अगर वो सॉल्व हो रहा है तो फटाक से उसको सॉल्व करो, आगे प्रोसीड करो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इसमें टाइम लगने वाला है तो आपको क्वेश्चंस स्किप करने भी आना चाहिए गाइस। ऐसा नहीं है कि उसमें आप 2-3 मिनट लगा रहे हो, ईगो पे ले लिया कि नहीं भाई हमसे क्यों नहीं बनेगा, मैंने तो प्रैक्टिस किया है। एग्जाम में इस तरीके से नहीं किया जाता है, ठीक है। तो जब आप मॉक टेस्ट दोगे, कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको लग रहा है कि नहीं ये मेरे से सॉल्व नहीं होगा, अभी मैं सॉल्व नहीं कर सकता या कर सकती, 1 मिनट से ज्यादा लग जाएगा, स्किप करो, आगे बढ़ो, ठीक है। आगे स्किप करना आपको सीखना पड़ेगा। और ये कैसे आएगा, जब आप कम से कम 10-15-20 मॉक टेस्ट दे दोगे ना, तो आपको ये प्रैक्टिस आ जाएगी ऑटोमेटिकली। अगर पहला आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो ये एटीट्यूड तो बिल्कुल भी नहीं बनता है। स्किपिंग का एटीट्यूड थोड़ा लेट आता है, यानी 15 से 20 मॉक टेस्ट जब लगा लोगे तो आपको एनालाइज हो जाएगी ये चीज, आप समझ जाओगे कि क्वेश्चंस को, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको हमको स्किप भी करना होता है, क्योंकि हमारे पास टाइम कंस्ट्रेन है, 60 मिनट का टाइम है, 4 सब्जेक्ट्स होते हैं और चारों को हमको यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है। अब आप जब मॉक टेस्ट दोगे ना, तो आप कोशिश करो कि रीजनिंग में आपके मार्क्स 45 प्लस आए। अगर आपके 45 बिलो आते हैं, इट मीन्स आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप आसानी से 50 में 50 ला सकते हो, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपने मॉक टेस्ट दे लिया, मॉक टेस्ट देने के बाद आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है। अब जब आप एनालिसिस करते हो तो एनालिसिस के समय आप ये देखो कि आपके मार्क्स कम क्यों आया। अगर किसी को 40 मार्क्स आते हैं तो भैया 10 मार्क्स आपके कहाँ कट गए हैं, कौन से ऐसे क्वेश्चंस थे जो मुझसे सॉल्व नहीं हुए हैं, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है तो सबसे पहले क्या करना है, उसके कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है बढ़िया तरीके से। जब आप कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे उसके बाद ही नेक्स्ट मॉक टेस्ट लगाना है। सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने से एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है, आपको एनालिसिस भी करना पड़ता है। जब एनालिसिस करते हो तो ही आपको पता चलता है गलतियां कहाँ हो रही है, कौन सा कॉन्सेप्ट है जो आपसे नहीं समझ में आ रहा है, जो आपसे नहीं बन रहा है। या दूसरा ये हो सकता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बिल्कुल ही नए हैं, जिस टॉपिक को आपने कभी पढ़ा ही नहीं है। अब आपको क्या करना है, उस तरीके के टॉपिक्स को फिर आप करोगे, वीडियो देखोगे और देन क्वेश्चंस को लगाओगे। या ऐसा हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपने ध्यान से पढ़ा नहीं, क्वेश्चंस ही समझ में नहीं आया आपको, तो आप उसको एनालाइज करोगे कि हाँ भाई हमसे क्वेश्चंस गलत समझ में आया, अब मेरे को क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। क्योंकि एग्जाम्स में होता है ना, बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, लिखा होता है ट्रू और नॉट ट्रू, इतने ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं ना क्वेश्चंस देख के, उनको लगता है अरे हमने तो सही टिक लगाया। पहले आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। दूसरा, करेक्ट इनकरेक्ट, अगर इस तरीके का लिख दिया जाता है तो भी वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब भी आप क्वेश्चंस पढ़ते हो ना, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। अरे क्वेश्चन पता होगा तभी तो आप आंसर करोगे। अब लोगों को फैमिलियर लगने लगता है कि अरे वाह ऑप्शंस तो फैमिलियर है तो ये वाला टिक लगा देते हैं, बट आपने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, ट्रू पूछा था कि नॉट ट्रू पूछा था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। अगेन ये जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे ना, तो प्रैक्टिस से ही ये सारी चीजें आएगी। तो ये सब आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, एनालाइज करना है। एनालाइज करने के बाद आप एक नोट बनाओगे, छोटा सा नोटबुक बनाओगे, जिस नोटबुक में आप लिखोगे कि आपसे जो पहला आपने मॉक टेस्ट दिया है उसमें क्या क्या गलतियां हुई हैं। तो पूरी गलतियों को क्या करना है, उस नोटबुक में आपको लिख लेना है। जब आप नोटबुक में लिखोगे, बार बार उसको देखना है कि इस तरीके की गलती आने वाले मॉक टेस्ट में मुझे नहीं करनी है। यहाँ तक कि ये भी लिखोगे कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट को आपको रिवाइज करना है, जिस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आपसे नहीं बने हैं। अब आप रिवाइज करोगे और रिवाइज करने के बाद देन आप सेकेंड मॉक टेस्ट लगाओगे। फिर अगेन सेम प्रोसेस होगा, आपको इसी तरीके से करना है। टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। अगर आपका 20 मिनट से ज्यादा लग रहा है, 18 से 20 मिनट से ज्यादा अगर रीजनिंग में लग रहा है, तो भैया आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। क्योंकि 18 से 20 बहुत ज्यादा टाइम है। अब इससे ज्यादा आप इसको नहीं दे सकते रीजनिंग को, क्योंकि बाकी भी सब्जेक्ट्स है, मैथ्स भी है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश है, यहाँ पर आपको जीके भी करना है। तो इसके लिए आपको 18 बहुत है, बेयर मिनिमम आप 18 मिनट से ज्यादा मत लेना गाइस, ठीक है। इस तरीके से आपको सिलेबस को कवर करना पड़ेगा। तो जब भी आप एग्जाम्स वगैरह देते हैं ना, तो आपको ना एक प्रॉपर माइंडसेट रखना ही पड़ेगा कि आप बिल्कुल ही काम रहो, पैनिक ना करो। अब अगेन ये स्टार्टिंग से तो नहीं आएगा, अब जो बिल्कुल ही फ्रेशर है, जो एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, उनके लिए ये थोड़ा सा अचानक से चीजें नहीं आती है। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, तभी ये सारी चीजें आती है। तो जैसे मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देती हूँ, पहला काम क्या करना है आपको, रीजनिंग को, सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। आप करोगे सिलेबस कंप्लीट। दूसरा, प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस को, प्रैक्टिस कर लिया। प्रैक्टिस करने के बाद तीसरा क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट लगाना है। जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे, मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसका एनालिसिस करना है।
और जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है। और क्या करना है, आपको अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आपको स्किप करने का एटीट्यूड रखना पड़ेगा, ईगो पे नहीं लेना है। क्या करना है, ईगो पे क्वेश्चंस को नहीं लेना है, नहीं सॉल्व हो रहा है आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको रीजनिंग में टाइम कितना देना है, 18 मिनट, मैक्स टू मैक्स 18 से 20 मिनट के अंदर आपका सॉल्व होना चाहिए। अगर सॉल्व नहीं हो रहा है देन आपको क्या करना है, वापस से स्टेप 1 को फॉलो करना है, वापस से आपको पूरे के पूरे जो है स्टेप्स आपको अगेन करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है, यहाँ पे आपने बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट को नहीं क्लियर किया है। स्कोरिंग है, स्कोरिंग होने की वजह से आपको यहाँ पर मार्क्स ज्यादा आते हैं, जिसकी वजह से आसानी से आप प्री को निकाल सकते हो, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्री में ही रीजनिंग पूछा जाता है, आपके मेंस में भी आता है। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि कितना टाइम आपको लगाना है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इसके अलावा PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, क्योंकि आपको पता है एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिपीट करता है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सारे के सारे कंप्लीट कर लेने हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं होना चाहिए जो एग्जाम में आए और आपके दिमाग में क्लिक ना करे। उसके लिए क्या करना है, आपको पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2018 से लेकर के 2024 तक के जितने भी क्वेश्चंस होंगे रीजनिंग से रिलेटेड सबको खत्म कर देना है। ऐसा खत्म करना है कि क्वेश्चंस देखते ही आपके आंसर्स आ जाते हो, आपके लॉजिक्स दिमाग में बनना स्टार्ट हो जाए। तो इस तरीके की आपकी क्या होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। यहीं से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है टकराएंगे, यानी कि 80% आपने तो एग्जाम को ऐसे ही क्लियर कर लिया अगर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिना कॉपी पेन उठाए बन रहे हैं तो रीजनिंग के। और ट्रस्ट मी गाइस, रीजनिंग बहुत ही आसान है, बहुत टफ नहीं है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, उनके पास राइट स्ट्रेटजी नहीं होती है, उनको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं रीजनिंग को, जिसकी वजह से एग्जाम में बार बार उनके रीजनिंग की वजह से नंबर कम आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इस तरीके के एटीट्यूड को रखना पड़ेगा। एक आपको माइंडसेट प्रॉपर जरूर रखना पड़ेगा कि आप एक्चुअली में क्या करना चाहते हो, ऐसे ही आपको एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशंस नहीं करना है, ठीक है। स्ट्रेटजी वीडियो देखने से आप एग्जाम्स को क्लियर नहीं कर पाओगे, आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव माइंडसेट लेकर, पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर के आपको एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करनी है। यहाँ पर पूरा का पूरा टॉपिक और पूरा का पूरा सिलेबस मैंने आपको लिख दिया है। इसके अलावा मैं बता दूं कि बहुत सारे रीजनिंग के टॉपिक्स मैंने जो वर्बल रीजनिंग से रिलेटेड थे मैंने उसके क्वेश्चंस कराए हैं। आपको वहां पर हर कॉन्सेप्ट के मैंने 10 क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है। तो आप उसको भी जाकर के देख सकते हो। और उसके बाद आपको क्या करना है, कोई भी बुक ले लीजिएगा, किरण प्रकाश की ले सकते हो, पिनेकल की लेकर के आप उसको सॉल्व कीजिएगा। तो आपको मैं यहाँ पर टैग कर दूंगी, जिनको भी प्लेलिस्ट देखना है मैं यहाँ पर प्लेलिस्ट को भी टैग कर दूंगी, ताकि आप पूरे के पूरे वीडियोस को देखो और सीखो और समझो कि किस तरीके से रीजनिंग को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको कोशिश करना है कि 1 मिनट से अंदर में ही हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। एक क्वेश्चन में 1 मिनट बहुत ज्यादा बता रही हूँ मैं, 1 मिनट से कम ही लगना चाहिए। 40 to 50 सेकेंड्स के अंदर आपके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए इसी तरीके से आपको एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करना है। आई होप आपको ड्यूरिंग योर इंटायर प्रिपरेशंस ये सारी चीजें हेल्प करे। और ट्रस्ट मी गाइस, आराम से, अभी एग्जाम थोड़ा दूर है तो आराम से आप इसका प्रिपरेशंस कर सकते हो, आराम से रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 ला सकते हो। अगर आप इस तरीके से अपने स्ट्रेटजी को बनाते हो, इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करते हो, तो डेफिनेटली आपको रीजनिंग में 50 में 50 लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से यहाँ पर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।